उत्तर भारत इस समय एक भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। लगातार हो रही बारिश ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा को बेहाल कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में आई बाढ़ और भूस्खलन ने अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं मकान ढह गए, कहीं सड़कों और पुलों का नामो निशान मिट गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित है। हालात इतने खराब हैं कि राहत बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी सीधे जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे और राहत कार्यों की रफ्तार का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा पैकेज भी घोषित कर सकती है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और बर्बाद हो चुके बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया जा सके। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह आपदा पिछले कई दशकों की सबसे भीषण प्राकृतिक त्रासदी है। सवाल यही है कि कब तक सामान्य होगी जिंदगी और कब तक घर वापसी कर पाएंगे वो लोग जिनकी जमीन, फसल और आशियाने सब कुछ इस आपदा में बह गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित सूची में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा, जो 23 से 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठक चलेगी। इस दौरान पहला संबोधन ब्राजील का होगा, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। ट्रंप के लिए यह संबोधन उनके दूसरे कार्यकाल का पहला यूएनजीए भाषण होगा। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जुलाई में जारी की गई सूची में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल था और उनका संबोधन 26 सितंबर को तय किया गया था, लेकिन अब संशोधित सूची में बदलाव हुआ है। याद दिला दें, 26 सितंबर को ही चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में भारत का यह कदम वैश्विक मंच पर अमेरिका और बाकी देशों के लिए भी एक अहम मैसेज माना जा रहा है। इस बार का सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा 24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन भी होगा, जिसमें सभी देश अपनी नई राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को पेश करेंगे। साफ है कि संयुक्त राष्ट्र का यह सत्र वैश्विक राजनीति, जलवायु संकट और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि क्यों प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क जाना कैंसिल किया है? जी नमस्कार। मुझे लगता है कि पिछले दिनों के विवाद को अगर आप देखते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध में जो इस तरह का खटास आया है टैरिफ विवाद के बाद, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक बात है, इस तरह की बैठक में तमाम देशों के विदेश मंत्री जाया करते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, बहुत कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व करने भारत के प्रधानमंत्री ही जाए। और इससे एक ये भी होगा कि एक बड़ा संदेश भी मिलेगा और संदेश दिया जाएगा उस सभा में अमेरिका को कि नहीं ठीक है, हम आपसे बहुत बेहतर संबंध रखना चाहते थे, हमने बहुत सालों तक आपसे निभाया, और लेकिन बार बार आप जिस तरह की दोहरी नीति अपना रहे हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ भी, हमारे साथ हमें टैरिफ पर टैरिफ वार कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम आपके लकीर पर चलने के लिए लकीर पर चलने वाले फकीर बन करके नहीं रहेंगे। हमने वैश्विक अपने समझौते किए दूसरी तरह से, और सामरिक संबंध हमारे रूस से, चीन से जिस तरह के बहाल हुए हैं, उसके बाद अभी आप भूल नहीं रहे होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अभी कल ही ये वक्तव्य दिया कि क्या नाम है कि रूस और भारत को हमने खो दिया है। तो मुझे लगता है कि उस खोने के क्रम में ही प्रधानमंत्री का यह निर्णय है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जबकि चीन भी रूस से तेल खरीदता है, लेकिन चीन के ऊपर अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया, भारत पर ही क्यों टैरिफ लगाया गया है? क्या कोई पुरानी इससे खुंदक है, क्या है? होने वाले किसी भी देश को अमेरिका कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अमेरिका से आप मैत्री करके रखिए, लंबे समय तक किसी न किसी दिन आपके साथ विश्वासघात करेगा। तो
लगता है कि चीन जिस तरह से चीन अब इसको मानने में कहीं कोई मतलब आग्रह और दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि चीन एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और चीन तन करके खड़ा होता है। चीन ने भी तो आप भूल नहीं रहे होंगे कि चीन के राष्ट्रपति ने भी सीधे सीधे इनके टैरिफ वाले पर वार किया था और उसका भी अपोज किया था, और उस अपोज के बाद देखिए कि चीन पर कोई कार्रवाई नहीं, भारत पर लगातार उनकी बेगुटी तन रही है। तो मुझे लगता है कि हम जितना मजबूत होंगे उतना वो और इस तरह का फैसला लेने से वो बार बार सोचने पर मजबूर भी होगा अमेरिका भी। जी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो एससीओ सम्मेलन हुआ है, इससे भारत चीन अगर एक साथ जुड़ते हैं तो ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप देखिए कि एक तो पूरी तरीके से दक्षिण एशिया में इस तरह की शांति के दूत बनेंगे अगर एक साथ रहेंगे तो। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला दोनों देश, सबसे ज्यादा देशों के पास आज कहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स है, और उस रिसोर्स का प्रयोग कर पूरी दुनिया को एक नई शांति और सामरिक स्थिरता को प्रदान करने में भारत और चीन भूमिका निभा सकता है आने वाले दिनों में। जी और इसका एक बड़ा संदेश है। यूरोपीय देश जिस तरह से रूस का विरोध कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 16 से 17 18 देशों का समर्थन प्राप्त है, एक साथ होकर के वो रूस का विरोध कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका खड़ा है। तो रूस भी इन दोनों देशों के साथ होकर के रूस ने ये संदेश दिया है कि विश्व में कोई कमजोर नहीं है, दोनों धाराएं एक। अब जब बराबरी की बात होगी ना, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह के अगले विश्व युद्ध से हम बचेंगे, जो दिखलाई पड़ रहा था, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी। तो उसमें जब बराबरी का आदमी रहता है सामने, आमने सामने दोनों तरफ से गोल बराबरी की होगी, तो ये एक स्थिरता मिलेगा, वैश्विक स्थिरता की तरफ ये कदम बढ़ेंगे। जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे, अमेरिका को झुकाव पाकिस्तान की ओर क्यों ज्यादा हो रहा है, इस पे थोड़ा मोटे तौर पर आप अमेरिका का पूरा इतिहास देख लेंगे, पीछे आप ईरान से लेकर के और खाड़ी देशों में उन जगहों को देख लीजिए, वहां इसराइल को देख लीजिए, अमेरिका डिसकंस्ट्रक्टिव एक्टिव रहा है और उसको वैसा ही साझेदार चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी तरह का डिस्टरबेंस लाता रहे दुनिया में, पूरी दुनिया में पैदा करे। और अमेरिकी जमीन को ये पाकिस्तानी जमीन को ये चाहते हैं, क्योंकि चीन का बढ़ना इनको रास नहीं आ रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है और भारत भी मजबूत हो रहा है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए और उसकी धरती का प्रयोग करेंगे बार बार, जब चीन से जब इनके विवाद होंगे, संबंध खराब होंगे तो आपको इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर फिर से उसका पुराना नाम युद्ध विभाग कर दिया है। ये वही नाम है जो अमेरिका में 1789 से 1947 तक इस्तेमाल होता था। ओवल ऑफिस में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने इसे परंपरा और शक्ति की वापसी करार दिया है। उन्होंने कहा, हमने पहला विश्व युद्ध जीता, दूसरा विश्व युद्ध जीता और फिर हमने रक्षा विभाग का नाम बदलकर अपनी ताकत को कमजोर कर दिया। इस बदलाव का असर अब पेंटागन की वेबसाइट पर भी दिख रहा है। defense.gov अब war.gov पर रीडायरेक्ट हो रही है, यानी नई ब्रांडिंग को तुरंत लागू कर दिया गया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा, अब अमेरिका सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि योद्धा भी तैयार करेगा। उन्होंने इसे अमेरिकी ताकत की नई पहचान बताया। हालांकि फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी नौसेना के एक विवादित हवाई हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक नाव पर 11 लोगों की मौत हो गई। पेंटागन ने दावा किया कि ये नाव वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की थी। आक्रामक सैन्य कार्रवाई और युद्ध विभाग का ये नाम बदलकर दोनों मिलकर ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें वे खुद को युद्ध विरोधी राष्ट्रपति कहते रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि सैन्य शक्ति और आर्थिक फायदे पर उनका ध्यान ही अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत कर रहा है। Honored to sign this, and we will do that right now. I think that's a big one, I'll be honest. That's a big one. It's a big one, Mr. President. Thank you, and it's enough. उत्तराखंड से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है।
खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 सितंबर को यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इसे दोबारा खोल दिया गया है। फिलहाल यात्रा सिर्फ 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए शुरू की गई है। शनिवार सुबह जैसे ही सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषिकेश में इंतजार कर रहे 200 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाकर धामों के लिए प्रस्थान कर दिया। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई थी और जगह जगह मलबा आने से रास्ते बाधित थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था, लेकिन अब हालात सुधरने पर श्रद्धालुओं के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से यात्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे एडवाइजरी का पालन करें, मौसम का ध्यान रखें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी दोबारा शुरू हो गई है और तीर्थ यात्रियों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि बारिश और प्रकृति बाधाओं के बीच भी श्रद्धा की डोर लोगों को चारधाम की यात्रा पर खींच लाई है। बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्त एक बार फिर निकल पड़े हैं और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है बद्रीनाथ में, हमें क्या क्या सुविधाएं सरकार ने यात्रियों के लिए रखी हैं, रास्तों से कैसे मलबे हटाए गए हैं। इतनी बारिश जो अब बंद हो गई है, बारिश के कारण यहाँ पर इतनी परेशानी थी और यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो प्रशासन ने यात्रा को हरी झंडी दे दी। हमारे साथ हैं राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, ये जो तीर्थ यात्रा है दोबारा खोल दी गई है, तो आप बताएं कि प्रशासन ने क्या इंतजाम किए श्रद्धालुओं के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी बारिश के चलते जो है चारधाम यात्रा रोक दी गई थी। अब जो है फिर से जो है चारधाम यात्रा का जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। अच्छा, तो और कितने श्रद्धालु हैं जो अभी इस बार जा रहे हैं? जी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस बार सर अनुमानित अभी हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु अभी जा रहे हैं और अभी तक जो है हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक करा रहे हैं। जी, अच्छा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है? ऑनलाइन हो रही है क्या प्रशासन के लोग वहां पर बैठे रजिस्ट्रेशन करने के लिए? थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और जो है ऑफलाइन के लिए जो है हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में जो काउंटर बना है सर, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। जी, अच्छा, और रास्तों का थोड़ा हाल बताइए, क्या अभी भी वहां पे भूस्खलन हो रहा है या रास्तों को कैसे साफ किया है? अभी स्थिति रास्तों की कैसी है जहां पर श्रद्धालु जाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन द्वारा रास्तों को जो है दुरुस्त कर दिया गया है। जो भूस्खलन से जो मलबे जो गिरे थे अभी उनको प्रशासन द्वारा जो है साफ कर दिया गया है। और आईएमडी का क्या आगे अलर्ट है? क्या बारिश अब और आगे होगी? विभाग के अनुसार जो है अभी मौसम जो है अगले कुछ दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके चलते जो है मौसम विभाग ने पर्यटन विभाग को भी आदेश कर दिया गया है कि यात्रा को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। सीएम धामी क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेके? जी, सीएम धामी का यही कहना है कि यात्रा में सुचारू रूप से चालू हो गया है और सभी यात्रियों को उन्होंने कहा है कि अपनी यात्रा को जो है आप आगे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे राहुल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो यात्रा है बिल्कुल सुगम होने वाली है क्योंकि रास्तों को साफ कर दिया गया है और जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो रहा है। मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पुलिस को एक धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें दावा किया गया है कि 14 आतंकी शहर में घुस चुके हैं और उनके पास 400 किलो आरडीएक्स मौजूद है। मैसेज में लश्कर ए जिहादी नामक संगठन का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि विस्फोटों से देश हिल जाएगा। खबर मिलते ही पुलिस, एटीएस और सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शहर भर में तलाशी अभियान चल रहा है, नाकेबंदी की गई है और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह सब उस वक्त हुआ है जब मुंबई में गणेश विसर्जन का सबसे अहम दिन नजदीक है। लाखों श्रद्धालु सड़कों पर निकलने वाले हैं और पुलिस को अब सुरक्षा और भी कड़ी करनी पड़ेगी। पुलिस ने साफ अपील की है, अफवाहों पर ध्यान न दें, संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। स्पष्ट है कि धमकी भरे मैसेज ने मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी परीक्षा ली है। धमकी है, ये कल भी मिली थी और जो पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वो अलर्ट मोड पर है और
यही कहा गया है कि 400 किलो आरडीएक्स मुंबई पहुंच गया है। इस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर यही बताया गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है, क्योंकि मुंबई के अंदर गणेश विसर्जन भी होने वाला है, जो मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। पूरी रोडों पर गणेश की मूर्ति को ले जाया जाता है, बड़े बाजों के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जिसकी वजह से जितने भी आप बीच देखें वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं गणेश की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए। और ऐसे में ये धमकी भरा व्हाट्सएप जाहिर है जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी चिंता को बढ़ाता है और मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है, एटीएस अलर्ट पर है और सबको हिदायत दे दी गई है कि कोई भी संदिग्ध अगर आपको गतिविधि दिखे तो पुलिस को सीधा सूचित करें, क्योंकि पुलिस के जो हाथ होते हैं, जो आंखें होती हैं, वो जनता ही होती है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी सिंह हैं। मुरारी जी, ये व्हाट्सएप धमकी भरा व्हाट्सएप जो मुंबई पुलिस को मिला है वो ऐसे वक्त में आया है जबकि गणेश विसर्जन होने वाला है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, धमकी आने के बाद से मुंबई एटीएस और क्राइम ब्रांच ने जिस मोबाइल सेल फोन से धमकी भरा मैसेज था उसे ट्रेस किए हैं। गुजरात से जो है वो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मूल रूप से वो बिहार का रहने वाला है। थोड़ी ही देर में क्राइम ब्रांच उसे लेकर के मुंबई पहुंचेगी। जिस तरीके से धमकी मिली थी उसके बाद मुंबई पुलिस ने सबसे पहले ड्रोन के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में ड्रोन नहीं उड़ाएंगे जाएंगे। 36,000 अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा 140 सीसीटीवी कैमरे से मुंबई पुलिस नजर रखी है। गिरगांव चौपाटी से लेके जुहू चौपाटी, लालबाग के राजा से लेके अंधेरी के राजा के विसर्जन के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। और जिस तरीके से ये धमकी भरा मेल मैसेज था इसे मुंबई पुलिस काफी गंभीरता से ली है और यही वजह है कि महज 12 घंटे के अंदर जो है धमकी देने वाला शख्स जो है वो गुजरात से गिरफ्तार हुआ है और थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेगा। जी, आपके पास क्या सूचना है, ये जो व्यक्ति है किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है या ये कोई फेक मैसेज था? आधिकारिक तौर पर आलोक जी देखिए अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एटीएस की टीम थोड़ी देर में उसे लेकर के बांद्रा हेडक्वार्टर पहुंचेगी, उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएगी। हालांकि अब तक जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में धमकी भरे मेल और फोन मैसेज आए हैं, ज्यादातर वो फेक रहते हैं, ज्यादातर वो कम माइंडेड सर्किट लोग होते हैं जो फोन करते हैं। लेकिन गणपति विसर्जन के दरमियान इस तरीके की धमकी को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और यही वजह है कि आरोपी को सीधा मुंबई लेकर आ रहे हैं, जहां उससे पूछताछ होगी और जानने की कोशिश होगी कि इतने इस मैसेज फोन के पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे और कौन लोग हैं और क्या किसी संगठन से ये जुड़ा हुआ है। तमाम चीजों की जांच होगी। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूंकि गणेश विसर्जन है और लाखों लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मुंबई में बहुत बड़ा त्यौहार है, और आप मुझे बताइए इस व्हाट्सएप संदेश के ज़रिए क्या लोगों में कोई दहशत है या अपनी नॉर्मल जो गणेश पूजा है वो लोग मना रहे हैं या मनाएंगे? देखिए, अगर मुंबई की बात करें या मुंबई कर की बात करें तो 26/11 हमले हो या इस तरीके की आतंकी धमकियां, गणेश भक्त अपनी आस्था में डूबे रहते हैं और आज की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने के लिए मिल रही है। लालबाग के राजा से लेकर के दादर, हिंद माता, कोलाबा, सायन से लेके अन्य जगहों पर जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें न तो आतंकियों का डर है न तो उन्हें इस मेल और फोन का डर है। वो अपने बप्पा के पूजा अर्चना में पूरी तरह से मग्न है और यही वजह है कि विसर्जन की तैयारी जो है हर इलाकों में चल रही है। दोपहर 2 बजे के बाद से हर समुद्री तटों पर बड़े पैमाने पर विसर्जन की तैयारी चल रही है। आलोक जी, मुख्यमंत्री का कुछ बयान आया है इस मामले को लेकर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम जो है एक बयान जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारी जो क्राइम ब्रांच है, हमारे जो एटीएस है, हमारे जो सोर्स है वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। किसी भी गणेश भक्त को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस सक्षम है। उस बयान के बाद से गणेश भक्तों में और ज्यादा उत्साह बढ़ा है। वही बड़ी कामयाबी एटीएस को मिली है जो धमकी देने वाले व्यक्ति
को गिरफ्तार किया। उसके पास से जो सोर्सेज है, सूत्र है, बताते हैं कि अभी तक कोई ऐसे दस्तावेज, कोई ऐसे मोबाइल सेल फोन जो है वो बरामद नहीं हुए हैं। जो इस फोन से उसने फोन किया था, जिस फोन से मैसेज दिया था, वो फोन सिम कार्ड जो है वो एटीएस के हाथ लगा है। एटीएस अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उस टेलीफोन सिम से और किन लोगों से बात हुई है और किन लोगों के संपर्क में आरोपी था, इसकी भी जांच चल रही है। बहरहाल अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मुरारी जी का साफ तौर पे कहना है कि मुंबई को किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल की सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा अब सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में मंत्रालय के अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम कंपनियां शामिल थी। फिलहाल नेपाल में सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक और निम्बस जैसे प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हैं। वहीं टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी का प्रोसेस अभी जारी है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। दरअसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी घरेलू और विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचीबद्ध किया जाए और उन पर मौजूद अवांछित कंटेंट की निगरानी हो। इसके बाद कैबिनेट ने कंपनियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब सरकार का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और नेपाल के करोड़ों यूजर्स के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिलहाल नामुमकिन हो गया है। बिहार की पावन नगरी गया जी का एक बार फिर पितरों की समर्ति और आस्था के सैलाब से भर उठी है। आज से पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है, जो इस बार 16 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक चलेगा। दरअसल अश्विन कृष्ण षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन पड़ने के कारण ये मेला सामान्य से एक दिन कम यानी 16 दिनों का होगा। 6 सितंबर से शुरू हुआ ये मेला 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ संपन्न होगा। माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि गया जी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। इस बार मेले में देश विदेश से 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालु यहां फल्गु नदी, ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामशिला, सीता कुंड और विष्णुपद मंदिर सहित कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान और तर्पण की परंपरा निभाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष शुरू होते ही पितर गया जी पहुंच जाते हैं और अपने वंशज को देखकर प्रसन्न होकर झूमने लगते हैं। इसलिए इस पखवाड़े को मोक्ष का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। गया जी का ये पितृपक्ष मेला सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और हमारी धार्मिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।